नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 22 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के 100% रियल और एक्यूरेट आंसर के साथ प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि 22 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में तीनों शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, कौन से नए प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर्स में क्या आया था, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कब की थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1978, 1978। ठीक है। यह टूर्नामेंट 1 से 13 जनवरी 1978 के बीच आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था और इंग्लैंड उप विजेता रहा था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साल 1976 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। भारतीय महिला क्रिकेट संघ का गठन की अगर बात की जाए तो 1973 में भारतीय महिला क्रिकेट संघ मतलब WCAI की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है ये। यह क्रिकेट मैदान चेन्नई के चेपाक में समुद्र किनारे कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही इसे आमतौर पर चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये जो स्टेडियम है ये कोलकाता के ईडन गार्डन के बाद देश का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न पूछा गया बथकम्बा त्योहार से। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बथकम्बा त्योहार का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना इसका राइट आंसर है। वैसे बथकम्बा जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों का है। ठीक है, दोनों जगह मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन में आपके तेलंगाना था, इसलिए तेलंगाना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि दर कितना है, 17.7%, 17.7%। ठीक है, इसी को अगर राउंड ऑफ मतलब करने पर इतना आ रहा है, वैसे एक्चुअल में 17.64% है, 17.64% राउंड ऑफ करेंगे तो 17.7% हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि साल 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 17.64% बढ़ी है। साल 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी। इस जनगणना का जो नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में वयस्क साक्षरता दर 74.04% थी। भारत में पहली जनगणना साल 1872 में हुई थी और भारत में पहली समकालिक जनगणना साल 1881 में हुई थी। सारे जो महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता रहा हूँ इन्हें आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन बनता है। ऐसी वैसी बातें आपको नहीं बताता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ही तथ्यों से आपको अवगत कराता हूँ जिनसे क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं रानी की बाव की। रानी की बाव कहाँ स्थित है, तो गुजरात में है। ठीक है, रानी की बाव जो है गुजरात के राज्य के पाटन शहर में स्थित है। ये एक बावड़ी है, मतलब कुआं जिसको कहते हैं। ठीक है, यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की बाव का निर्माण 11वीं शताब्दी के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में किया गया था। 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में से शामिल किया गया। आरबीआई का जो 100 रुपए का नोट है ना, नया वाला जो बैगनी कलर का नोट है, अगर उसको आप पीछे मोड़ के पीछे घुमा के देखेंगे ना, पीछे साइड में 100 रुपए के नोट पीछे साइड में रानी की बाव छपी हुई है। इसे रानी की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि काल बैसाखी को किस राज्य में बोर्डो इस्ला के नाम से जाना जाता है, तो असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, काल बैसाखी को असम में बोर्डो इस्ला के नाम से जाना जाता है। यह बोडो शब्द बार दोई सिखला से लिया गया है। इसमें बार का मतलब हवा, दोई का मतलब पानी और सिखला का मतलब होता है लड़की। कहने मतलब यह प्रकृति, हवा और बारिश की देवी का प्रतिनिधित्व करता है। असमिया जो महीना है बोहाग या बैसागु की शुरुआत का भी प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 48 से संबंधित क्वेश्चन था, या कुछ ऐसा क्वेश्चन था शायद जो है कि कृषि और पशुपालन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये अनुच्छेद 48 का राइट आंसर है। देखिए अनुच्छेद 48 है राज्य को अर्थव्यवस्था के कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को विकसित करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कुछ प्रकार के मवेशियों का वध न किया जाए। ठीक है, जैसे कि गाय। अगला प्रश्न है कि एम एंड द बिग हूम किसका उपन्यास है, जेरी पिंटो इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक एम एंड द बिग हूम उपन्यास जेरी पिंटो द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी भाषा का उपन्यास है। यह उपन्यास साल 2012 में प्रकाशित हुआ था।
इस उपन्यास को कई सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें कि हिंदू साहित्य पुरस्कार, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार और विंडहैम कैम्पबेल साहित्य पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न अगर पूछा मतलब बात की जाए जो है, तो अल्कोहल और ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्ट मतलब खमीर। ठीक है। खमीर की अगर बात की जाए, खमीर क्या है? खमीर एक एकल कोशिका वाला कवक है। यह आटे में मौजूद शर्करा को खा करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बुलबुले बनने से आटा फूल जाता है और रोटी मुलायम बनती है, ब्रेड मुलायम बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अलामेर वर्ली का संबंध किस शास्त्रीय से है? तो इसका राइट आंसर है वो है भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी और भरतनाट्यम पंडानुरू कोरियोग्राफर हैं। उन्होंने 1984 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना की, जहां वह भरतनाट्यम सिखाती हैं। 1991 में अलारमेल वल्ली बैजंती माला के बाद भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन शायद पूछा गया था। देखिए, प्रधानमंत्री जो है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है कि केरल का जनसंख्या वृद्धि दर पूछा गया था, तो 4.9%। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक केरल की संख्या वृद्धि दर 4.9% थी, जो कि देश के सभी राज्यों में सबसे कम थी। ठीक है। ये औसत से भी कम है। केरल से क्वेश्चन और बनता है, केरल की साक्षरता दर मतलब सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा राज्य है? केरल। इसका राइट आंसर है 93.91%। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, तो एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसके पहले क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 153 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 153 कहता है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने से उसको रोका नहीं जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 ये बात कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसको सफल बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है। इसकी शुरुआत अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से हुई थी। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? मालगुडी डेज जो है आर.के. नारायण की रचना है। ठीक है। मालगुडी की कहानियां या मालगुडी डेज अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक आर.के. नारायण द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने साल 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। उन्होंने बंगाल सती विनियमन 1829 पारित किया था। इस विनियमन के तहत ब्रिटिश भारत के सभी न्यायालयों में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात होगी तो राजा राममोहन की राय के बारे में बात जरूर होगी। राजा राममोहन राय ने भी सती प्रथा को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा को अवैध करार दिया। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इसे भारत के संविधान में लागू किया गया है। समवर्ती सूची के बारे में अगर बात करें, तो इस सूची के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियम और विनियम बनाने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संसदीय पद्धति का धारणा इंग्लैंड के साथ में प्रभावित है। और अगर बात की जाए संशोधन की प्रक्रिया, अक्सर पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अगर बात की जाए जो है भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के विचार फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, धौलावीरा की इमारतें किससे बनी है? तो धौलावीरा की इमारतें जो है मिट्टी की ईंटों से बनी हैं। अभी पिछले दिनों आपसे नालंदा के बारे में पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस प्रकार की ईंटों से हुआ है, किस रंग की ईंटों से हुआ है। ठीक है। तो आज पूछा गया धौलावीरा, धौलावीरा की इमारतें किससे बनी हुई है? ईंट और पत्थर से बनी हुई है। धौलावीरा की इमारतें मिट्टी की ईंटों से बनी थी।
धौलावीरा में कई अर्धगोलाकार संरचनाएं भी पाई गई हैं जो बड़े चट्टान काटकर बनाए गए कच्छों पर बनी थी। धौलावीरा सिंधु घाटी की सभ्यता का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में माशर और मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। धौलावीरा में कई तरह के अवशेष मिले हैं, जिनमें से कुछ ये हैं जैसे कि 77 लाख लीटर पानी के संग्रह का बड़ा टांका, तालाब मिला है, कुआं मिला है, स्नानागार है, किलेनुमा अवशेष मिला है, सामान्य लोगों के आवास के अवशेष मिले हैं, सार्वजनिक स्नान घर मिला है, विकसित नाली प्रणाली मिली है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मिली हैं। वहीं अगर बात की जाए धौलावीरा की खोज किसने की, तो 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने धौलावीरा की खोज की थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि इन कस्टडी उपन्यास में अनीता देसाई ने किस जगह का वर्णन किया है, तो दिल्ली और मीरपुर। मीरपुर शायद आपके ऑप्शन में था, तो मीरपुर का राइट आंसर। दोनों बता देता हूँ आपको जो है। देखिए, अनीता देसाई ने की उपन्यास जो है इन कस्टडी में दिल्ली का वर्णन किया गया। उपन्यास भारतीय अमेरिकन लिखा अनीता देसाई ने लिखा था। यह उपन्यास साल 1984 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। मीरपुर की अगर बात करें तो अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी में मीरपुर की पृष्ठभूमि को एक छोटे धूल भरे शहर के रूप में दर्शाया गया, जिसमें संस्कृति के नाम पर कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राशिद खान का संबंध किससे है। राशिद खान का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, राशिद खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थे। वह रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते थे और घराने के संस्थापक इनायत हुसैन खान के परपोते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि रामपुर सहसवान घराना की स्थापना किसने की, तो इनायत हुसैन खान। राशिद खान को 2006 में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में उन्हें कला के क्षेत्र में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में श्रीलंका किस स्थान पर था, तो 60 इसका राइट आंसर है, 60। ठीक है, भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर था। पाकिस्तान 102वें स्थान पर था। बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल 69वें स्थान पर है। 2024 की अगर बात करें तो भारत तो 5वें स्थान पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत ने पहला T20 विश्व कप कब जीता था, 2007। 2007 इसका राइट आंसर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं, 15% इसका राइट आंसर है। संविधान के 91वें संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय पर्वतों के तल में बसे ऋषिकेश में है। ठीक है, यह मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत मतलब PMKY की शुरुआत कब हुई, ये पूछा गया था, तो 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में शुरुआत हुई थी। इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नोवा मुंडी लौह अयस्क केंद्र किस राज्य में स्थित है, जिसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड के सिंहभूमि जिले में। ठीक है, नोवा मुंडी झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा उत्पादक लौह अयस्क खदानों में से एक है। यह यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क के निर्यात के लिए जानी जाती है। मतलब ये जो खनन है, ये खनन जो है दुनिया भर में हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, मतलब लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, उसके लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल ने अब तक कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीता है, इसका राइट आंसर है 32। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर बात की जाए तो यह पुरुषों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। संतोष ट्रॉफी के इतिहास में पश्चिम बंगाल सबसे सफल टीम है। पश्चिम बंगाल ने साल 1941-42 में फाइनल में दिल्ली को 5 से हरा करके अपना पहला खिताब जीता था। अगले प्रश्न की अगर बात की जाए किस शास्त्रीय नृत्य में चेहरा सजाया जाता है, इसका राइट आंसर है कथकली। ठीक है, कथकली में चेहरा सजाया जाता है। कथकली चेहरे पर रंगीन मेकअप किया जाता है, मुखौटा लगाया जाता है। कथकली में 7 तरह के मेकअप इस्तेमाल किया जाता है कि पच्चा मतलब हरा, पचप्पू मतलब पका हुआ, काठी मतलब चाकू, कारी, धड़ी, मिनक्कू और तेप्पू। ठीक है, कथकली में चेहरे पर रंगों का इस्तेमाल करके पात्रों को पहचाना जाता है, जैसे रावण, दुशासन, हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट पात्रों के लिए टाटी मतलब लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कथकली में रंगों का इस्तेमाल योद्धाओं के लिए किया जाता है। पीले मतलब हरे रंग का इस्तेमाल, कथकली में जो हरे रंग का इस्तेमाल है वो योद्धाओं के लिए किया जाता है। पीले रंग का इस्तेमाल भिक्षुओं और महिलाओं के लिए किया जाता है। ठीक है,
कथकली में चेहरे और आंखों की गतिविधियों से भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त किया जाता है। कथकली भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह केरल का लोक नृत्य है। इसमें प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट्स और दक्षिण भारत की एथलेटिक परंपराओं को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि राककट शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की एलोरा गुफाओं में स्थित है। इसे कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और इसे दुनिया के सबसे बड़े गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर। ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर को इस्पात शहर के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर भारत का पहला औद्योगिक शहर है। इस शहर का नामकरण टाटा समूह के संस्थापक जमशेद एन टाटा के नाम पर किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न भी लौह अयस्क से ही संबंधित है कि सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा में देश के कुल लौह अयस्क का 50% हिस्सा उत्पादित होता है। ठीक है, उड़ीसा में अगर बात की जाए तो मयूरभंज है, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, जाजपुर है। ये जिले जो है लौह अयस्क के लिए फेमस हैं। यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नीटाइट दोनों श्रेणी का लोहा मिलता है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए भारत में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है। अगला प्रश्न है स्वयं सहायता समूह SHG से संबंधित सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। इसके पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत किस बैंक ने की थी? तो नाबार्ड इसका राइट आंसर है। वैसे अगर बात की जाए तो स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत 1970 में स्वरोजगार महिला संघ मतलब सेवा के गठन के साथ हुई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप नाबार्ड कहते हैं, ने 1992 में SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट शुरू किया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना थी। नाबार्ड ने 2004 में SHG गठन और बैंक लिंकेज SHG BLP परियोजना शुरू की थी। अभी पिछले दिनों SHG BLP आया था क्वेश्चन। ठीक है, यह परियोजना मुख्य रूप से गरीबी रेखा से ऊपर APL परिवारों को लक्षित करती है। नाबार्ड स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, पुनर्वित्त पोषण क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर यह है जो कि पिछले साल आया था। नाबार्ड ने ई शक्ति परियोजना शुरू की थी। क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि ई शक्ति परियोजना किसने शुरू की या ई शक्ति परियोजना का मकसद क्या है? तो नाबार्ड ने ई शक्ति परियोजना शुरू की थी जिसका मकसद देश भर के स्वयं सहायता समूहों के डेटा को डिजिटल बनाना था। ठीक है, अगला प्रश्न साइंस से है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फ्लैट वर्म की कौन सी कोशिकाएं उत्सर्जन में मदद करती हैं? तो फ्लेम सेल इसका राइट आंसर है। फ्लैट वर्म में उत्सर्जन में फ्लेम कोशिकाएं मदद करती हैं। फ्लेम कोशिकाएं फ्लैट वर्म की एक विशेष उत्सर्जक कोशिका होती है। ये गुर्दे की तरह काम करती हैं और अपशिष्ट पदार्थों को हटाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2006 इसका राइट आंसर है। यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार से उन कलाकारों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में 40 साल से कम उम्र में बेहतरीन काम किया हो। इस पुरस्कार के तहत संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष विजेता को अध्यक्ष जो हैं, संगीत नाटक अकादमी के जो अध्यक्ष हैं जो है वो 25,000 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। इसके अलावा विजेता को एक अंगवस्त्र और पट्टिका भी दी जाती है। हर साल इस पुरस्कार के लिए अधिकतम 33 कलाकारों का चयन किया जाता है और शर्त वही है कि उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भाद्रवी पूनम का मेला किस राज्य में लगता है? तो बनासकांठा गुजरात इसका राइट आंसर है। ठीक है, यह उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले के दांता तालुका में स्थित है। ठीक है, भादरवी पूनम में भक्तों की भारी भीड़ होती है जो कि पैदल मंदिर में आते हैं। ठीक, चलिए, तो जितने प्रश्न मिल पाए थे वो सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। आपके एक लाइक और शेयर से जो है मेरा उत्साह और बढ़ जाता है, काम करने का जोश जाग जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।